मेरा कोई सामान है जो किसी जगह पे खो गया है तो मैं उसकी डायरेक्शन भी बता सकती हूँ। ज्योतिष पे कैसे विश्वास बनता है, क्योंकि सब अपनी कुंडली जानते हैं। टैरो का फर्ज है आपको गाइड करना, आपकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं है उसका फर्ज। आपने बताया कि टैरो में 72 कार्ड्स होते हैं, तो टैरो के 72 कार्ड्स कैसे लोगों की शादी, करियर और उनके जीवन में आगे क्या हर्डल्स आने वाले हैं, इसके बारे में बताते हैं। टैरो से बहुत ज्यादा विच रीडिंग करी जाती है। 1 नंबर से 9 नंबर वालों को अगर सपने आते हैं तो किस तरह के सपने उन्हें शुभ संकेत देते हैं और किस तरह के सपने जो है वो अशुभ संकेत देते हैं? सपने आपको तभी आते हैं जब आपका कोई ना कोई जुड़ाव होता है। वो कुछ ऐसी जगह को सपने में देखते हैं जहाँ वो कभी गए नहीं है। तो आजकल जेंजीज हैं, मैं भी मतलब अपने आप को भी काउंट कर लेती हूँ इसमें, कि हम लोग सोते हैं 12-1 बजे या 2 बजे या कभी कभी तो 3 भी बज जाते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जब आप सो रहे हो तो आपका पहला पहर शुरू हो रहा है, नहीं, पहला पहर। सपने में अगर हम आग देखते हैं, अगर कुछ जल रहा है या फिर ज्यादा कहीं आग लग गई है, ये जो हम सपना देखते हैं ये हमें किसी तरह की हानि का संकेत देता है क्या? कि नंबर 2 वाले लोगों को सपना आ रहा है कि वो रो रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, तो ये अगर हम सपने में कोई पुराना घर देखते हैं, पुराना घर देखने का क्या मतलब है? सपने में कोई नंबर या नाम हम देख रहे हैं तो ये किस बात का संकेत देता है? अगर आप सपने में नंबर को देख रहे हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है। क्या जो सपने लोगों को आते हैं उन सपनों के आधार पे वो अपने भविष्य के बारे में कुछ जान सकते हैं? महाभारत में श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके लिए दाएं हाथ का काम है, हाथ भी छोड़िए, उनके लिए एक चुटकी का काम है कि वो पूरी महाभारत नहीं रचने देंगे और वो जिता देंगे, है ना। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। एक जिंदगी बिना स्ट्रगल की जिंदगी नहीं है। किसी के भी शरीर पर तिल होना उसके जीवन में कैसे संकेत देता है और कैसे वो प्रभाव डालता है? तिल हमारी जो बॉडी में होता है, सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से हर तिल का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। तिल जो होता है उससे स्वभाव का भी पता चलता है। लेफ्ट हैंड पे तिल होता है तो कहीं ना कहीं वो ये दिखाता है कि उनकी जिंदगी में किसी के दाहिने गाल पे तिल होना किस बात का संकेत होता है? वो व्यक्ति थोड़ा सा छाती पर तिल होना महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होता है, एक जैसा होता है? महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए एक जैसा होता है। और जिनकी छाती पर तिल होता है, तिल के आने का कहीं ना कहीं कारण होता है कर्म। मोस्टली देखिए, ये ऐसी चीज है कि यदि तिल है तो हो सकता है कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाए। नमस्कार। क्या टैरो से भविष्य देखा जा सकता है? क्या टैरो कार्ड की भविष्यवाणियां सच होती हैं? आपको कैसे सपने आते हैं? क्या सपने में आने वाली जो चीजें हैं वो वाकई में आपकी जीवन पर, आपकी किस्मत पर असर डालती हैं? इन सारे सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ आज खास मेहमान हैं यशी चतुर्वेदी जी। इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि कैसे टैरो भविष्य बता सकता है और जीवन में सपनों का क्या महत्व है। नमस्कार यशी जी, कैसे जय हैं श्री आप? राधे। मैं बहुत अच्छी हूँ। तो आपसे मेरा पहला सवाल है कि टैरो कार्ड जो होते हैं वो वाकई में भविष्य बता सकते हैं? जी, देखिए, टैरो जो होते हैं वो भविष्य भी बता सकते हैं, वो आपके सारे प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। टैरो के माध्यम से आप कुंडली भी बना सकते हैं, टैरो के माध्यम से आप वास्तु भी कर सकते हैं, टैरो के माध्यम से आप कोई ग्रह को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, सारी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन क्या होता है कि ये सबसे ज़्यादा मैटर करता है रीडर पे। जो कर रहा है वो किस प्रकार से कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है, क्या उसको करने का एक तरीका, एक महत्व है, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे आप टैरो करती हैं तो आपका जो अनुभव है टैरो को लेकर वो कैसा है? देखिए, मेरा जो अनुभव है टैरो को लेकर वो ऐसा है कि मैं उसको ज्योतिष से भी ऊपर रखती हूँ, है ना। और मैं ये मानती हूँ कि टैरो से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो नहीं बताई जा सकती। मतलब अगर कोई मेरे से एज अ रीडर बोलेगा कि मेरा कोई
सामान है जो किसी जगह पे खो गया है तो मैं उसकी डायरेक्शन भी बता सकती हूँ। अगर कोई मुझसे फ़ोन पे बैठ के बात कर रहा होगा और मेरे पास उसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, जैसे कि उसका नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ या कोई भी अन्य चीज़, तो मैं उसको ये भी बता सकती हूँ कि वो मुझसे किस डायरेक्शन में बैठ के बात कर रहा है। तो ये एक पावर है जो मुझे एज़ अ गिफ्ट मिली है, बट मुझे नहीं लगता कि आजकल जो टैरो कार्ड रीडर्स कर रहे हैं वो एक्चुअली टैरो है। वो क्या करते हैं, वो आपके मुँह से आधी बातें सुन लेते हैं। अच्छा आप मेरे पास आए हो, अच्छा आपको करियर की दिक्कत है, अच्छा आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, अच्छा आपको ये दिक्कत है, आपको वो दिक्कत है, आपकी आधी बात सुन ली। फिर आपसे ये पूछ लिया कि आपकी बैक स्टोरी क्या है, अच्छा आपके घर परिवार में ये लोग हैं, ये है, ये है, ये है, ये है। ठीक है, उन्होंने टैरो देखा, टैरो से आपको वो बता दिया। आपने अपनी पूरी स्टोरी तो उन्हें बता दी, आपने अपने पूरे सर्कमस्टांसेस तो उनको बता दिए। उनको क्या करना है, उनको बस उसको एक तरीके से रिफ्रेम करना है और उसे बता देना है। अपनी तरफ से क्या मेहनत है, अपनी शिक्षा का वो कैसे आपको ये बता रहे हैं कि ये वो पावर है या ये वो शिक्षा है जो मुझे मिली है, क्या प्रूफ है। समझ रहे हैं? आज अगर आप मेरे पास आ रहे हो और मैं आपको ये बता रही हूँ कि आपकी ज़िंदगी में पहले ये हुआ था, आप इस चीज़ को लेके परेशान थे या करंटली आप इस चीज़ को लेके परेशान हो सकते हो, तो आप कहीं न कहीं मुझे ये कहोगे कि हाँ, मैं आपकी बातों के साथ कनेक्ट कर पा रही हूँ, तो फिर आपको समझ में आएगा, आपको उस पे विश्वास बनेगा। ज्योतिष पे कैसे विश्वास बनता है, क्योंकि सब अपनी कुंडली जानते हैं। अगर आज कोई ज्योतिषी कुंडली देख रहा है, ठीक है, वो बहुत अलग तरीके से देख रहा है, लेकिन एक आज की जो दुनिया है, एक आम इंसान भी ये जानता है कि हमारी कुंडली कैसी है, क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं हम अपनी कुंडली बनवाते हैं और हमारे पास वो चार्ट में होती है। तो जब हमें ये पता है कि हमारा सूर्य यहाँ बैठा है और जब हमें ज्योतिषी भी ये बता रहा है कि हमारा सूर्य यहाँ बैठा है, तभी तो हम उस बात पे विश्वास कर रहे हैं, क्योंकि हम प्रैक्टिकली उस चीज को देख पा रहे हैं। वही बात है ना, ये जो समय है, ये जो दुनिया अब जो चल रही है, एवरीबडी बिलीव्स इन व्हाट दे सी। वो जो देख रहे हैं वो उसी पे विश्वास करेंगे, वो आपकी बोली पे विश्वास नहीं करेंगे कि ठीक है आपने बोल दिया, हाँ चलो हो जाएगा। फ्यूचर का आपको क्या पता है, आपको क्या पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला। टैरो एक माध्यम है, आपको वो गाइड करता है वहां तक का कि ठीक है, मान लीजिए आज आपको यहाँ से ट्रैवल करना है जयपुर, तो मैं आपको ये बता दूंगी कि बीच में ये स्टॉप्स आएंगे, ये हर्डल्स आ सकती हैं, ये स्पीड ब्रेकर आ सकते हैं, पर ये तो आपका काम है ना कि आप उस स्पीड ब्रेकर में गाड़ी बहुत तेज भगाओगे तो आपकी गाड़ी खराब होगी। मेरा फर्ज है आपको बताना, पर कर्म तो आपके हैं। यही टैरो करता है। टैरो का फर्ज है आपको गाइड करना, आपकी जिंदगी बर्बाद करना नहीं है उसका फर्ज। वो आपको गाइड करता है, वो आपको बताता है कि आगे जिंदगी में ये परेशानियां आ सकती हैं, ये चीज हो सकती है, इस पे ध्यान रखें, ठीक है। लेकिन जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा। आप अगर आज कह दो मुझे कि मैं फॉर एग्जाम्पल करियर से पूछ रही हूँ, ठीक है, मैं आपको बोलूँ आपका करियर 2 दिन में बहुत अच्छा है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा, आपकी लाइफ बहुत सेटल्ड हो जाएगी, ठीक है। आपने कुछ काम ही नहीं किया घर जाके, ये कह के कि यशी ने मेरे को ये बोल दिया था कि मेरी लाइफ सेटल्ड है। मेरे कार्ड्स उसमें गलत नहीं है, आपके कर्म भी तो इन्वॉल्व होने चाहिए। जब तक आप कर्म नहीं करोगे तब तक कैसे आपको उसके फल का मिलेगा। तो ये जितनी भी स्टडीज है ना, ये स्टडीज बेसिकली ये कहती हैं कि हम आपको गाइड कर रहे हैं, हम भगवान नहीं हैं। हम सिर्फ उनका एक माध्यम है जो आप लोगों को बता रहे हैं कि ठीक है आपकी लाइफ में ये चीज है। आपको इतनी समझ होनी चाहिए कि मैंने आपको अगर ये बताया, आज हम बच्चे को जब छोटा होता है ना तो हम उसको सिखाते हैं कि बेटा ये काम मत कर क्योंकि ये गलत है। अगर आप बच्चे को आज सिखाओगे कि ऐसे जाके आप जब कुछ गंदा छूते हो आपको हाथ धोने होते हैं, आपकी उस चीज को फॉलो करके बच्चा आगे बढ़ता है, राइट। आप उसको ये बताओगे कि आपने तो गंदे हाथ रख लिए, अब उसी से आप खाना खा लो, तो वो वही करेगा, है ना। मैं भी मतलब मैं या कोई भी अन्य रीडर आपको अपनी टैरो से ये बताता है कि ये चीज आप अभी सही नहीं कर रहे हैं, इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है, बट कर्म तो आपका है ना जी। तो टैरो से अगर हमें किसी के फ्यूचर के बारे में जानना है तो क्या उसकी परमिशन के बिना भी हम जान सकते हैं? देखिए जान तो सकते हैं, ठीक है। जैसे कि टैरो पे आजकल सबसे ज्यादा क्या हो गया है कि टैरो को सही माध्यम की बजाय गलत माध्यम से यूज करा जा रहा है। कैसे? आजकल टैरो से बहुत ज्यादा विच रीडिंग करी जाती है, आपने सुना भी होगा और बहुत ज्यादा फेमस भी है। एक्चुअली क्या होता है कि उससे क्या होता है, दूसरे की जिंदगी को कंट्रोल करा जाता है, दूसरे की जिंदगी पे ऐसी चीजें करी जाती है ताकि उसकी जिंदगी में प्रॉब्लम क्रिएट हो, एक डर बना दिया जाता है, ठीक है। मैं ये मानती हूँ कि आज मान लीजिए मेरा कोई सामान है, ठीक है, मेरा सामान भी कोई मेरी परमिशन के बिना नहीं छू सकता। जैसे आज हर किसी व्यक्ति के पास एक कॉमन चीज है फोन, ठीक है,
लेकिन क्या मैं आपका फोन आपकी परमिशन के बिना छू सकती हूँ? नहीं। तो ये आपने मेरे को सिखाया नहीं है या मैंने आपको सिखाया नहीं है, ये कॉमन सा एक ह्यूमन नेचर है कि एटिकेट्स कहलाते हैं ना। इसी तरीके से टैरो में भी कुछ एटिकेट्स होते हैं। उनमें सबसे पहला ये होता है कि जो व्यक्ति आपके पास आया है पूछने, आप उसको आंसर करो। लेकिन जो व्यक्ति आप नहीं जानते हो और आपसे, मान लीजिए आप मेरे पास आए हैं किसी और की प्रिडिक्शन लेके कि मुझे इनका फ्यूचर दिखाइए, तो मुझे वो सामने वाले का रिलेशन या तो जानना पड़ेगा आपसे, यदि वो आपके ब्रदर लग रहे हैं, यदि वो आपकी मदर लग रही हैं, बहन लग रही हैं, वॉट एवर रिलेशन इज, तब तो आई विल डू दैट। बट उनका आपके साथ कोई रिलेशन नहीं है, आप बस एक रैंडम व्यक्ति के बारे में मुझसे पूछने आए हो कि मेरे को तो जानना है बस उसके बारे में, तो वी आर नॉट अलाउड टू डू दैट, क्योंकि हम किसी और की एनर्जीज को नहीं छेड़ सकते। टैरो में क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये होती है, देखिए टैरो में 72 कार्ड्स होते हैं जो मेन होते हैं, ठीक है। पता नहीं दुनिया में कितने लोग होंगे, है ना, क्या मैं कार्ड की संख्या उन लोगों के हिसाब से तो बढ़ा नहीं सकती ना। टैरो 72 कार्ड से ही घिरा हुआ है। आज आप हैं, आपके लिए मान लीजिए फूल का कार्ड खुला, मान लीजिए कोई ऑडियंस में है, उनके लिए भी फूल का कार्ड खुला। आप मेरे से पूछने आए हैं करियर का, वो मुझसे पूछने आए रिलेशनशिप का, मैं आपको बता रही हूँ रिलेशनशिप, उनको बता रही हूँ करियर, कैसी शिक्षा है। टैरो में जो रोल होता है ना, वो कार्ड से ज्यादा हमारा होता है, हमारी प्योरिफिकेशन का होता है, हमारी इनर एनर्जी का होता है। यदि मेरे अंदर वो एनर्जी है, यदि मैं इतनी स्ट्रांग हूँ और मुझे ये पता है कि मुझे अपनी प्रॉब्लम्स को, अपनी टेंशन्स को साइड रख के अभी सामने वाले के नजरिए से उस सिचुएशन को देखना है, तभी मैं जाके आपको आपके करियर के बारे में गाइड कर पाऊंगी। अगर मैं आपको अपनी जगह नहीं रख पाऊंगी या मैं उस चीज के साथ रिलेट नहीं कर पाऊंगी, तो मेरे कार्ड्स कभी भी मुझे वो प्रिडिक्शन देने का वो लेवल ही नहीं लेके आएंगे कि मैं किसी को प्रिडिक्ट कर पाऊं, किसी को बता पाऊं कि उसकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो जैसे आपने बताया कि टैरो में 72 कार्ड्स होते हैं, तो टैरो के 72 कार्ड्स कैसे लोगों की शादी, करियर और उनके जीवन में आगे क्या हर्डल्स आने वाले हैं, इसके बारे में बताते हैं। देखिए टैरो में कुछ मेजर कार्ड्स होते हैं, कुछ माइनर कार्ड्स होते हैं, और वो टोटल सम अप होते हैं 72 कार्ड्स, ठीक है। जब आप जो भी प्रश्न पूछ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कार्ड खुलता है। जब वो कार्ड खुलता है तो उसके अकॉर्डिंग प्रिडिक्शन दी जाती है। जो प्रिडिक्शन दी जाती है उस पे ये जो प्रिडिक्टर है, यानी जो प्रिडिक्ट कर रहा है, वो ये चीज का ध्यान रखता है कि आपने जो प्रश्न पूछा है वो किस रिगार्डिंग है। अगर आप करियर के लिए कोई प्रश्न पूछ रहे हो तो मैं जो कार्ड खोलूंगी वो करियर से संबंधित खोलूंगी। यदि आप रिलेशनशिप के लिए कुछ पूछ रहे हो तो रिलेशनशिप के लिए खोलूंगी। और यदि आपका ऐसा है कि मेरे को रीडिंग ही रिलेशनशिप की या करियर की करानी है, तो उसमें क्या होता है कि मैं मोस्टली ये प्रेफर करूंगी कि मैंने जो, देखिए टैरो में अलग अलग तरीके की रीडिंग्स होती हैं, कोई करियर की रीडिंग होती है, कोई रिलेशनशिप की होती है, कोई हेल्थ की होती है, कोई चक्रा की होती है। तो उन सब चीजों में मेरे को जो मेरा क्वेश्चन पूछने वाला जो भी प्रश्न पूछ रहा है या जिस भी रिगार्डिंग मुझसे रीडिंग करा रहा है, मुझे उसी रिगार्डिंग उस कार्ड को यूज करना है। जी, अब ये तो हो गई टैरो की बात। यशी जी, अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जैसे मूलांक नंबर होते हैं, 1 नंबर से 9 नंबर वालों को अगर सपने आते हैं, तो किस तरह के सपने उन्हें शुभ संकेत देते हैं और किस तरह के सपने जो हैं वो अशुभ संकेत देते हैं। देखिए अब यदि मूलांक 1 वालों को अगर ऐसा सपना आता है जिस सपने में वो ये देख रहे हैं कि वो कुछ अचीव कर रहे हैं, उन्हें कोई लॉटरी मिल रही है, वो कोई नई चीज की तरफ जा रहे हैं, वो कोई नई चीज कर रहे हैं, वो कुछ ऐसा कर रहे हैं जो उन्हें बहुत एनर्जी दे रहा है, वो स्पिरिचुअल चीजों को अगर बहुत ज्यादा अपने सपनों में देखते हैं, तो ये उनके लिए बहुत शुभ माना जाता है। और इसको शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज और बोलूंगी। देखिए सब ये सोचते हैं कि हम जब सो जाते हैं हम सपना देखते हैं, तो सपना तो बस एक नॉर्मल सी चीज है, हर व्यक्ति देखता है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। ऐसा नहीं होता है। सपना आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा महत्व रखता है। सपने आपको तभी आते हैं जब आपका कोई ना कोई जुड़ाव होता है। कई बार आप, बहुत सारे आपके ऑडियंस कनेक्ट करेंगे, वो कुछ ऐसी जगहों को सपने में देखते हैं जहां वो कभी गए नहीं है, लेकिन फ्यूचर में वो उस जगह पे पहुंच जाते हैं, है ना। तो वो ये सोचते हैं कि यार ये तो मैंने सपने में देखी थी, अब इसका क्या अर्थ हुआ। उनको तो उस जगह के बारे में पता ही नहीं है। या कई बार क्या होता है कि जगह कोई और है, लोग कोई और है, और एक साथ पूरा सपना मिक्सअप हो गया। बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम रात में जो सोचते हैं ना, हम वही सोच के सो जाते हैं, इसलिए हमें सपने आते हैं क्योंकि वो हमारे माइंड में चल रहा है। ऐसा नहीं होता। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ चीज सोच के सोते हैं और उनको कुछ और सपना आ जाता है। हर सपना आपके जीवन में कुछ ना कुछ आपको संदेशा देने आता है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको समझ रहे हो और नहीं समझ रहे। हम लोग आजकल बहुत लेट सोने लग गए हैं,
तो हम कभी 2 बजे सो रहे हैं, 1 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, वो बात अलग है। जिसमें क्या होता है ना कि मेन 3 होते हैं, वैसे 4 बोले जाते हैं। क्या रहता है उसमें कि सबसे पहले शाम से शुरुआत होती है। जैसे ही सूर्य उदय होते हैं, सूर्य अस्त होते हैं और जैसे ही अंधेरा आता है, वो नहीं जो शाम का दौरान है, शाम के बाद जो रात्रि का समय आता है और जब सूर्य ढल जाते हैं, तो पता है क्या है कि 6 से लेके 9 बजे तक पहला रहता है, 9 से लेके 12 बजे तक दूसरा रहता है, 12 से 3 तक तीसरा रहता है और 3 से 6 तक चौथा रहता है। अब ऐसा माना जाता है कि जो दूसरा और तीसरा पहर होता है, उस समय आपको यदि कोई सपने आते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा सटीक होते हैं और वो सपने जो होते हैं ना, वो सपने कहीं न कहीं आपको बहुत ज़्यादा सच दिखाई देंगे। कहते भी है ना, सुबह का सपना हमेशा सच हो जाता है। लोग इसीलिए थोड़ा कोशिश करते हैं कि अच्छा सपना देखें, क्योंकि सुबह का सपना सच हो जाता है। तो इसी प्रकार से सुबह के सपने बहुत अच्छे रहते हैं। और आप हमेशा देखेंगे कि तीसरे पहर का जो सपना होता है वो थोड़ा डरावना होता है, क्योंकि वो 12 से 3 बजे का समय रहता है, तो वो थोड़ा सा ना मध्य रात्रि होती है, तो डरावना सा सपना रहता है। इसी के साथ साथ क्या होता है, जैसे अब आजकल जेंजीज हैं, मैं भी मतलब अपने आप को भी काउंट कर लेती हूँ उसमें। क्या रहता है कि हम लोग सोते हैं 12-1 बजे या 2 बजे या कभी कभी तो 3 भी बज जाते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं है कि जब आप सो रहे हो तो आपका पहला पहर शुरू हो रहा है, नहीं, पहला पहर तो शाम के 6 बजे से शुरू हो गया है। आप यदि तीसरे पहर में सो रहे हो तो वो बात अलग है। इसलिए तो पुराने जमाने में लोग 7-8 बजे खाना वाना खा के 9 बजे तक सो जाते थे। वो इसीलिए सो जाते थे क्योंकि सूर्योदय से पहले जो उठने का एक वो कहते हैं ना कि वो एक नियम है, वो बड़ों ने सिर्फ यूं ही नहीं बनाया। एवरीथिंग हैज अ रीजन। वो तो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस तरीके से समझ रहे हैं और किस तरीके से ले रहे हैं। तो हर सपने का अपने पीछे कोई ना कोई कारण रहता है। सपना आपकी अगर आपको आ रहा है तो वो कुछ ना कुछ आपको उस पूरे सपने में ऐसा कुछ तो होगा जो आपको सिखाना चाह रहा है, ऐसा कुछ तो होगा वो आपको गाइड करना चाह रहा है ना। अब हम बात कर रहे थे नंबर 1 वालों की। नंबर 1 वाले लोगों को यदि आग दिखाई देती है, कोई चीज जलती हुई दिखाई देती है, कोई चीज खत्म होती हुई दिखाई देती है, तो ये एक अशुभ सपने में आता है। इसका मतलब है कि उनकी जिंदगी में डिजास्टर आने वाला है, उनकी जिंदगी में लड़ाई झगड़े आने वाले हैं, उनकी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, उनकी जिंदगी में कुछ ऐसा आने वाला है जो उनकी जिंदगी को बिल्कुल हिला देगा, खत्म कर देगा। लेकिन यही उनकी जिंदगी में मान लीजिए सुबह की रोशनी आ रही है, सूर्य उदय हो रहा है, यदि मान लीजिए उनकी जिंदगी में कोई घर का डेवलपमेंट हो रहा है, कोई रेनोवेशन हो रही है, कोई घर बन रहा है, उनकी सपने में कोई विंडो आ रही है, ठीक है, जहां से बहुत ज्यादा लाइट पड़ रही है। या कई बार क्या होता है कि उनको, अब जैसे हर फील्ड के लोग हैं, तो मान लीजिए कि कोई मेकअप आर्टिस्ट है, तो उनको अगर ऐसा सपना आ रहा है कि मैंने सपने में कुछ नया प्रोडक्ट खरीदा, ठीक है, कोई जिनको वीडियो एडिटिंग या इससे संबंधित काम होता है, उनके सपने में आ रहा है कि हमने नई लाइट खरीदी, ठीक है, जैसे मैं हूँ, मेरे सपने में ये आ रहा है कि मैंने कोई टैरो खरीदे या टैरो से संबंधित कोई चीज खरीदी। आपने अपनी प्रोफेशन के हिसाब से कोई भी चीज खरीदी। अगर हमें ऐसा कुछ भी आ रहा है, यदि हमारा नंबर 1 है, इसका मतलब हमारी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा आने वाला है, हमें हमारे वर्क से रिलेटेड कोई चीज मिलने वाली है, हमें कुछ बहुत अच्छा प्राप्त होने वाला है, हम कुछ बहुत अच्छा गेन करने वाले हैं, है ना। अब हम बात करते हैं नंबर 2 की। यदि नंबर 2 वाले लोगों को सपना आ रहा है कि वो रो रहे हैं, वो डिप्रेस्ड हैं, वो किसी अंधेरी जगह पर हैं, अकेले हैं, परेशान हैं, तो ये अशुभ सपना है, ठीक है। ये सपना कहीं ना कहीं ये आइडेंटिफाई करा रहा है कि चीजें उनकी लाइफ में सही नहीं है, वो बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड हैं, वो बहुत ज्यादा अकेले हैं, उनकी लाइफ में आगे चीजें खराब होने वाली हैं, आगे जो लोग उनको मिलने वाले हैं वो सही नहीं मिलने वाले हैं, तो उनकी लाइफ में ना बहुत सारी अशुभ चीजें होने वाली है। इसी प्रकार से यदि उनकी जिंदगी में उनको कुछ ऐसा दिखता है कि कुछ इमोशनल चीज दिखाई देती है, कोई जिनसे वो बहुत ज्यादा कनेक्टेड है वो उनको सपने में दिखते हैं, सपने में उनको कोई भी एनिमल दिखाई देता है, ठीक है, जो जो उनसे जिनसे वो प्यार कर रहे हैं, ठीक है, उनको सपने में कोई ऐसी चीज दिखाई देती है जो वो बहुत समय से चाहते थे लाना, और वो फाइनली उस चीज को लेके आ रहे हैं, उन्हें सपने में दिखाई दे रहा है कि वो किसी चीज को अचीव कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें बेसिकली दिखाती है कि उनके लिए शुभ सपना है, ठीक है, ये कहीं ना कहीं उनके लिए गुड गेन का सपना है, उनको कुछ अच्छा मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे नंबर की। यदि तीसरे नंबर वाले लोगों को अपने सपने में कोई गुरु दिखते हैं, उनको अपने सपने में मान लीजिए कोई शिक्षा से संबंधित चीज दिखती है, कोई स्कूल दिखता है, उनको अपने सपने में कोई लाल रंग दिखता है, ब्लू कलर दिखता है, किताबें दिखती हैं, उनको एक
दोस्त दिखते हैं, उनको कोई कनेक्टिव लोग दिखते हैं, तो ये शुभ सपना है। और वहीं पे अगर उनको फटे हुए नोट दिखाई दे रहे हैं, फटी हुई किताबें दिखाई दे रही हैं, किताबें सही ढंग से लगी हुई नहीं है और बहुत ज्यादा गंदगी मची हुई है, तो ये कहीं ना कहीं अशुभ सपने में काउंट होता है। हाँ, तो 4 नंबर वालों को कैसे सपने आते हैं जो शुभ या अशुभ संकेत देते हैं? देखिए, यदि 4 नंबर वाले लोगों को भूल-भुलैया दिखाई दे रही है, कहीं पे वो ट्रैप्ड हैं, उन्हें चोरी दिखाई दे रही है, उन्हें ऐसा दिखाई दे रहा है कि वो कहीं पे उलझन में हैं, कहीं फँसे हुए हैं, तो ये कहीं न कहीं अशुभ सपने होते हैं। और यहीं पे अगर 4 नंबर वाले लोगों को ये दिखाई दे कि वो कोई खुली जगह पे जा रहे हैं, वो कुछ नया कर रहे हैं, वो कुछ एडवेंचरस कर रहे हैं, वहीं उनको ब्राउन कलर दिखाई दे, उनको गाड़ियाँ दिखाई दे, तो ये कहीं न कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा शुभ संकेत देता है, मतलब शुभ सपने दिखाता है। जी। अब हम बात करते हैं 5 नंबर वाले लोगों की। यदि 5 नंबर वाले लोगों को फूल दिखाई दे रहे हैं, यात्रा दिखाई दे रही है, सुंदरता दिखाई दे रही है, मान लीजिए कोई लड़की है, वो अपने आप को ड्रेस अप होते हुए दिखाई दे रही है, या वो कोई नई ड्रेसिंग को देख रही है, या वो कुछ ऐसा कोई मिरर वगैरह दिख रहा है, तो वो शुभ माना जाता है। अब इसमें मैं एक चीज़ क्लियर करूँगी, क्या होता है ना, मिरर को वैसे सपने में देखना अशुभ होता है ना? लेकिन 5 नंबर वाले यदि मिरर को देख रहे हैं तो वो उनके लिए अशुभ नहीं है। अगर मान लीजिए कोई इस पे बात उठता है, तो मैं उनको ये करना चाहती हूँ कि 5 नंबर वालों के लिए वो अशुभ नहीं है। लेकिन अगर कोई अन्य व्यक्ति उनको देख रहा है जिसका नंबर 5 नहीं है, तो वो अशुभ ही संकेत देता है ना? अगर मान लीजिए 5 नंबर वाले लोग बहुत ज़्यादा नेचर को देख रहे हैं, बहुत ज़्यादा ग्रीनरी को देख रहे हैं, तो ये सब शुभ है। लेकिन अब 5 नंबर वाले लोग यात्रा देख रहे हैं, लेकिन उस यात्रा में कष्ट देख रहे हैं, तबीयत खराब होना देख रहे हैं, या ये भी हो सकता है कि वो किसी यात्रा में जा रहे हैं और यात्रा में जाने से पहले वो कोई ऐसा सपना देख रहे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा डरा रहा है, जो उन्हें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रहा है, तो ये भी कहीं ना कहीं उनके अशुभ सपने में काउंट होता है। जी। अब हम बढ़ते हैं 6 नंबर वाले लोगों के लिए। 6 नंबर वाले लोगों को यदि सपने में दिखाई दे रहा है कि वो बहुत ज़्यादा लेज़ी हैं, वो कोई काम नहीं कर रहे, उन पे कोई ना कोई बार-बार चिल्ला रहा है, उन्हें कोई ना कोई डाँट रहा है। अगर वो चिल्लाना, डाँटना, तेज़ आवाज़, ब्लैक कलर, थोड़ा-सा मान लीजिए थोड़ा कम्युनिकेशन प्रॉब्लम, अगर ये सारी चीज़ें वो देख रहे हैं, तो वो भी कहीं न कहीं अशुभ सपने में आता है। इसी में यदि वो ये देख रहे हैं कि वो अपने अपने लोगों के साथ कहीं जा रहे हैं, अपने लोगों के साथ कहीं घूम रहे हैं, अपने लोगों के साथ कहीं कुछ कर रहे हैं, वो येलो कलर देख रहे हैं, वो नेचर देख रहे हैं, वो अपने आप को दोस्तों के साथ खुश पा रहे हैं, या वो चीज़ देख रहे हैं जो उन्हें बहुत ज़्यादा अधिक पसंद है, तो वो कहीं न कहीं उनके लिए शुभ माना जाता है। 7 नंबर वाले लोग यदि साधु, संत, 7 नंबर वाले लोग यदि स्पिरिचुअल चीज़ें, कोई आशीर्वाद, कोई प्रसाद, ऐसी कोई चीज़ यदि वो देख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं शुभ संकेत में आता है, ठीक है? लेकिन वहीं पे यदि वो ये देख रहे हैं कि उनको कोई बद्दुआ दे रहा है, या उनके साथ कोई लड़ाई झगड़ा कर रहा है, या उनके गुरु उनसे रुष्ट हो गए हैं, या वो अपनी भगवान की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, कोई ना कोई कारण आ रहा है बार-बार, कोई हेल्थ इश्यू वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हुए देख रहे हैं, कोई ऐसा व्यक्ति वो देख रहे हैं जो उनकी ज़िंदगी से मतलब जा चुके हैं, लेकिन वो उनको सपने में देख रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं उनके लिए अशुभ हो सकता है, ये अशुभ सपने में आता है। अब हम बात करते हैं 8 नंबर वाले लोगों की। 8 नंबर वाले लोग यदि यात्रा बहुत ज़्यादा देखते हैं, 8 नंबर वाले लोग यदि अपने दोस्तों को बहुत ज़्यादा देखते हैं, 8 नंबर वाले लोग अपने पार्टनर को देखते हैं, शादी को देखते हैं, कुछ शुभ चीज़ को देखते हैं, कोई ऐसा सपना देख रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा खा रहे हैं उस सपने में, तो ये उनके लिए शुभ है। लेकिन यहीं पे अगर वो ये देख रहे हैं कि वो किसी ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ गंदगी बहुत ज़्यादा है, वो अपने सपने में थोड़ा बदबू को ज़्यादा मतलब महसूस कर पा रहे हैं, या वो कोई ऐसी सफोकेशन बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, कुछ ऐसा जो थोड़ा अच्छा ना हो, जो उनके लिए थोड़ा डर्टी में कहलाए,
वो सारी चीजें मानी जाती हैं अशुभ सपने में। ठीक है, अब हम आते हैं आखिरी नंबर 9 नंबर पे। 9 जी। नंबर वाले लोग यदि सपने में ये देख रहे हैं कि उनको सब कुछ प्राप्त हो रहा है, यदि वो अपने सपने में अपने गुरु को, अपने माता पिता को, वो अपने किसी स्पिरिचुअल चीज को, कोई स्पिरिचुअल कनेक्शन को देख रहे हैं, तो ये सब तो शुभ है। लेकिन यहीं पे यदि वो लड़ाई झगड़े को बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वो मारा पीटी बहुत ज्यादा देख रहे हैं, वो हम्म। सपने में देख रहे हैं कि कोई कोई चीज उठा के ले गया है, चोरी हो गई है, कोई कोई चीज गायब हो गई है, वो अपने सपने में अपने करीबी व्यक्ति को करीबी व्यक्ति को देख रहे हैं, लेकिन वो करीबी व्यक्ति कोई चीज चुरा रहा है, या वो लड़ाई कर रहा है, या वो कोई कोई बाधा में है, या वो कोई बाधा में आ रहा है, या गाड़ी खराब हो गई है, या गाड़ी में कोई समस्या आ गई है, तो ये कहीं ना कहीं उनके अशुभ सपने में कहलाता है। जी। चलिए यशी, ये तो हो गई 1 से 9 नंबर वालों की बात। मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को एक ही सपना बार बार आता है तो इसका क्या मतलब होता है? देखिए, यदि किसी को एक ही सपना बार बार आ रहा है, और वो भी ऐसा है कि जैसे मान लीजिए आज वो सपना आया, कल भी आया, परसों भी आया, एक हम्म। साथ आ रहा है लगातार, हम्म। तो कहीं ना कहीं इसका ये मतलब होता है कि वो सपना इनको कहीं ना कुछ दर्शाना चाहता है। कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी चीज है जिसके बारे में वो उनको बताना चाह रहा है, उसमें ऐसा कुछ है जो कहीं ना कहीं उनसे बहुत ज्यादा रिलेट कर रहा है। हम्म। और एक सवाल मेरे पास ज्यादातर आ रहा था कि सपने में अगर किसी को सांप दिखता है, सांप अगर उन्हें काटते हुए दिखता है या उनका पीछा करता है, तो ये शुभ सपना होता है या फिर अशुभ? देखिए, यदि सपने में सांप दिख रहा है तो शुभ है। हम्म। ठीक है, और उसमें ये भी है कि सांप दिख रहा है ना, तो भोलेनाथ की कृपा होती है, और अभी तो वैसे भी सावन चल रहा है, तो सावन में यदि सांप दिखता है हम्म। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। हम्म। लेकिन वहीं पे वो किसी को डस रहा है, या वो कोई पीछे पड़ रहा है, या वो कोई नुकसान पहुंचा, यदि शांत है तो कोई दिक्कत नहीं। शांत है तो उसका मतलब है कि आपके पूर्वज आप तक कोई मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं। हम्म। लेकिन वहीं वो बहुत ज्यादा क्रोधित है, तो इसका मतलब है कि आपने कुछ ना कुछ गलत किया है, कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आपको भोलेनाथ से आपको क्षमा मांगनी चाहिए, और कुछ ना कुछ ऐसा है जो कहीं ना कहीं आपको दोषी बना रहा है या दोष दे रहा है। हम्म। जी। और सपने में अगर कोई पानी में डूब रहा है या वो पानी में बहता हुआ खुद को देख रहा है, तो ये किस बात का संकेत होता है? ये भी अशुभ कहलाता है। यदि सपने में आपको पानी दिख रहा है तो वो तो बहुत अच्छा रहता है। अब देखिए, यहाँ पे यही बात है कि यहाँ पे सपने में एक चीज ऐसी है जो शुभ है, लेकिन उसी चीज में यदि कोई और चीज मिल गई है तो वो अशुभ हो गई है। हम्म। यदि आप सपने में अपने आप को डूबता हुआ देख रहे हैं, या हम्म। आप सपने में ये देख रहे हैं कि पहली बात तो आपने सुना भी होगा कि यदि आप सपने में देखते हैं कि आप खुद की मौत देखते हैं, तो वो अशुभ मानी जाती है। लेकिन वहीं पे आप यदि किसी और की मौत देखते हैं तो वो शुभ मानी जाती है, वो दूसरे आदमी की उम्र बढ़ा देती है। हम्म। ऐसे ही अगर आप सपने में ये देख रहे हैं कि आप बह रहे हैं या कुछ है, तो वो कहीं ना कहीं आपको नुकसान है। लेकिन वहीं पे आप किसी और को देख रहे हैं, तो वो आप ये देख सकते हैं कि वो व्यक्ति कोई यात्रा की तरफ जा रहा है, या वो व्यक्ति जहां भी आगे जाने वाला है, तो आप उसको एक संकेत दे सकते हैं कि थोड़ा संभल के जाना, हम्म। थोड़ा ध्यान देना। जी। अगर सपने में हम किसी मरे हुए व्यक्ति से बात कर रहे हो, तो ये कैसा संकेत देता है, या फिर कोई संकेत होता है या चेतावनी होती है? देखिए, यदि आप सपने में किसी ऐसे शख्स से बात कर रहे हैं जो अब नहीं रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो जो है वो आप तक कुछ ना कुछ पहुंचाना चाह रहे हैं, वो आपको कुछ बताना चाह रहे हैं। ऐसी कोई चीज है जो उनकी अधूरी रह गई है, जो आपके द्वारा वो फुलफिल कराना चाह रहे हैं। हम्म। सपने में अगर कोई खुद को उड़ता हुआ देखता है, कोई हवाई यात्रा करता है, अगर इस तरह का सपना किसी को आता है, तो ये किस बात का संकेत होता है? शुभ होता है। ये कहीं न कहीं ये बताता है कि आपकी तरफ कोई नई यात्रा आने वाली है। ये कहीं न कहीं ये बताता है कि आपके जीवन में कुछ नया आने वाला है। हम्म। ये कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि आप किसी ऐसी जगह पे जाने वाले हो जो आपको बहुत प्रिय है, और हम्म। आपको कुछ न कुछ ऐसा मिलने वाला है जो आपके लिए बहुत अच्छा है, और आपको उसमें बहुत ज़्यादा लाभ होने वाला है। कहीं न कहीं आप इसमें करियर की इंक्रीमेंट को भी शो कर सकते हैं। हम्म। और सपने में अगर कोई व्यक्ति पहाड़ से गिर रहा है या फिर किसी ऊंचाई से गिरता हुआ वो खुद को देखता है और उसके बाद उसकी नींद खुलती है, तो ये किस बात का संकेत होता है? ये कहीं न कहीं शुभ नहीं माना जाता। इसका मतलब है कि उन्हें आने वाले दिनों में हेल्थ से संबंधित कोई ना कोई परेशानी हो सकती है। आने वाले दिनों में उनको कोई ना कोई परेशानी रह सकती है जो उनको मानसिक तौर पे परेशान कर सकती है। आने वाले दिनों में उनको थोड़ा-सा अपने स्वास्थ्य को लेके, अपने आप को लेके थोड़ा ध्यान रखना है, और उनको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि उनको कोई चोट ना लग जाए, या कुछ ऐसा ना हो जाए जो थोड़ा सीरियस हो। हम्म।
सपने में खुद की शादी देखना वास्तविक जीवन में कैसा होता है? देखिए, यदि आप सपने में अपनी शादी देख रहे हैं और उसके बाद उस शादी में देख रहे हैं कि कोई परेशानियाँ आ रही हैं, तो कहीं न कहीं ये ना वैसे भी वास्तविक शादी के लिए भी अच्छा नहीं होता है। कि यदि आप ऐसा कोई बंधन देख रहे हैं, तो वो कहीं न कहीं थोड़ी-सी मिसअंडरस्टैंडिंग या थोड़ी-सी प्रॉब्लम दिखाता है। लेकिन आप अगर वहाँ पे शादी देख रहे हो और ये देख रहे हो कि वो शुभ है, पहली बात तो शादी खुद की सपने में नहीं देखनी चाहिए, अच्छा नहीं माना जाता है। हुँ। लेकिन यदि आप देख रहे हैं और आप उसके बाद देख रहे हैं कि आपका मैरिड जीवन अच्छा जी रहा है, तो वो कहीं न कहीं थोड़ा संकेत दे रहा है कि आपको कुछ-कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, अपने हुँ। पार्टनर के साथ थोड़ा कम्युनिकेट करना है, थोड़ी चीज़ों को ठीक करना है, थोड़ी चीज़ों को समझना है, थोड़ी चीज़ों को समझ के चलना है, ये सारी चीज़ें। हमने सुना है कि अगर सपने में कोई छोटा बच्चा दिखता है, तो वो शुभ संकेत नहीं होता है, बहुत न्यूबॉर्न बेबी अगर हम देखते हैं तो। लेकिन सपने में बच्चे का दिखना कोई अशुभ संकेत होता है या शुभ? देखिए, अगर बहुत छोटा बच्चा दिख रहा है तो वो सही में अच्छा नहीं माना जाता है, ठीक है? हुँ। लेकिन यदि आपको सपने में कोई बच्चा दिखाई दे रहा है, छोटा बच्चा दिखाई दे रहा है, तो वो कहीं न कहीं आपको कोई न कोई संदेशा पहुँचाने की कोशिश कर रहा है। वो आपको कहीं न कहीं ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जीवन में कुछ ऐसा आने वाला है जिसमें आपको चुनाव करने की ज़रूरत पड़ेगी। हुँ। मतलब आपको 2 लोगों के बीच में चुनना पड़ेगा, तो वो कहीं न कहीं चुनाव को दर्शाता है। रीग्रोथ में भी थोड़ी दिक्कत, मतलब जैसे अगर उसके बाद कोई सोच रहा है कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, तो उसमें भी कहीं न कहीं इश्यू दिखाता है। हुँ। अगर सपने में किसी का दाँत टूटता है, तो ये परिवार के लिए कोई अशुभ संकेत होता है क्या? यदि सपने में दाँत टूटता है तो देखिए, परिवार के लिए तो नहीं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए भी जहाँ तक है, जातकों के लिए मुझे कोई थोड़ा-सा उनकी लाइफ में कुछ समय का संघर्ष आ जाता है, लेकिन ऐसा बोलें कि अशुभ में है, हुँ। तो नहीं है। देखिए, पहली बात तो मैं ये चीज़ समझती हूँ कि जो सपने अशुभ होते हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं शुभ सपनों से, हुँ। क्योंकि शुभ तो शुभ ही है, वो हमें क्या ही इम्पैक्ट देंगे, लेकिन जो अशुभ सपने हैं, वो कितने अच्छे हैं। हुँ। वो हमारे जीवन में कम से कम ये इम्पैक्ट तो देंगे कि वो हमें कहीं न कहीं एक तरीके से हमें वो एक कॉशन दे रहे इंट्यूशन हैं। है। हाँ, वो हमें कहीं न कहीं ये जता रहे हैं हुँ। कि आपको थोड़ा-सा सँभल के चलने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा-सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो जैसे नींद में कई बार कुछ लोग ना बड़े डरावने सपने देखते हैं या डर जाते हैं, डर कर उठ जाते हैं, तो ये किस बात का संकेत होता है? देखिए, पहली बात तो ये है कि यदि कोई नींद में सपना देख रहा है ना, हुँ। और वो भी ऐसा सपना देख रहा है जो डरावना है, हुँ। तो उसकी सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि यदि आप नींद में कोई सपना देख रहे हैं और आप उठ रहे हो, कई बार ऐसा होता है आप सो रहे हैं और आप कई बार नोटिस करेंगे कि आप उठ नहीं पा रहे हैं। हुँ। मतलब आप डरावना सपना देख रहे हैं और आपको वो चीज़ उठा नहीं रही है, वो उठने नहीं दे रही है हाँ, आपको, हाँ, हाँ। है ना? ये कोई एनर्जी होती है क्या? ये क्या होता है, जब भी आप कोई डरावना सपना देख रहे हैं, इसका ये मतलब होता है कि आप कहीं न कहीं आपके आस-पास कोई न कोई ऐसी चीज़ मंडरा रही है, जो आपसे कनेक्ट करना चाहती है। हुँ। लेकिन क्योंकि आप अपने आप में इतने स्ट्रॉन्ग हैं, या आपकी इंट्यूशन या आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो हुँ। चीज़ आप तक आ नहीं पाती। क्योंकि मैंने एक चीज़ पढ़ी भी है और ये चीज़ है भी कि यदि कोई भी बाधा है, कोई भी भूत-प्रेत ऐसा कुछ है, वो आपसे तभी कनेक्ट कर पाएगा जब आप सो रहे हैं। हुँ। क्योंकि एक सोना एक ऐसा माध्यम है जब वो आपके अंदर या आपसे आपको अपने ऊपर हावी बहुत आसानी से कर सकता है। हुँ। एक जगते हुए व्यक्ति को वो इतनी जल्दी अपने अंदर नहीं ले सकता जितना वो सोते हुए व्यक्ति को ले पाएगा, हुँ। है तो ना? एनर्जी जो है वो सोते हुए व्यक्ति को ज़्यादा हाँ। हार्म करती है। जी, इसीलिए जब आप सो रहे हो और आपको ऐसा कोई सपना आता है और आपको ऐसा लगता है कि कोई, मतलब कोई डरावना सपना आ रहा है और आप अचानक से उठ रहे हैं, तो इसका ये मतलब नहीं कि वो सिर्फ़ एक सपना था। हुँ। उस समय आपके आस-पास कोई न कोई ऐसी चीज़ थी जो आपके साथ कनेक्ट करना चाह रही थी, हुँ। लेकिन आपकी इंट्यूशंस और आपकी एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग थी कि उसकी वजह से आप जाग गए। हुँ। जी। अगर हम सपने में कोई पुराना घर देखते हैं, कहीं और शिफ्ट हो जाते हैं, तो वो पुराना घर देखने का क्या मतलब होता है? पुराना घर देखना मतलब कि वास्तु में कोई ना कोई परेशानी। हुँ। पुराना घर देखना मतलब आपने कुछ ऐसी चीजें हैं जो अपने साथ बांध रखी हैं। पुराना घर देखना मतलब आपने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत नहीं करी है और आपने चीजों को बांध के पुराने में ही रख रखा है। हुँ। सपने में अगर हम आग देखते हैं, अगर कुछ जल रहा है या फिर ज़्यादा कहीं आग लग गई है, ये जो हम सपना देखते हैं, ये हमें किसी तरह की हानि का संकेत होता है क्या?
सपने में जलना देखना या आग देखना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन वहीं पे यदि आप पूजा की आग देख रहे हैं या कहीं दीप जलता हुआ देख रहे हैं तो वो तो शुभ है। लेकिन वहीं पे आप कोई चीज को जलता हुआ देख रहे हैं तो वो अशुभ माना जाता है। वो ये बताता है कि आपकी जिंदगी में हेल्थ को लेके बहुत दिक्कतें आने वाली हैं और आपकी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा शख्स है जो आपसे दूर होने वाला है, जो आपकी बहुत ही करीबी है। सपने में कोई नंबर या नाम हम देख रहे हैं तो ये किस बात का संकेत होता है? यदि आप सपने में बहुत ज्यादा टू 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 4 बार 2 देखते हैं तो वो शुभ है। वो कहीं ना कहीं आपको पॉजिटिविटी, ग्रोथ, डेवलपमेंट ये सब देता है। यहीं आप सपने में 7 7 7 7 4 टाइम देख रहे हैं तो वो मैनिफेस्टेशन का है। आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करते हुए दिखाएगा, कोई ना कोई चीज मैनिफेस्ट होते हुए दिखाएगा। अगर आप सपने में नंबर 3 को देख रहे हैं तो वो शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप नंबर 8 को बहुत ज़्यादा लगातार देख रहे हैं तो वो ये दिखा रहा है कि आपको अभी यात्रा नहीं करनी है, आपको थोड़ा धैर्य रखना है, आपको अभी कोई ट्रैवल नहीं करना है, आपको कहीं आगे नहीं बढ़ना है, अभी आपको थोड़ा संभल के चलना है। जी। बार बार अगर किसी को मंदिर सपने में दिखते हैं, भगवान सपने में दिखते हैं और वो दिखता है खुद को पूजा पाठ करते हुए, तो कैसा संकेत होता है ये? क्या वो भगवान से ज्यादा जुड़ाव रखते हैं ऐसे लोग? ऐसे लोगों को ऐसे सपने आते हैं या फिर वो कोई उनको इंट्यूशन होता है? देखिए, यदि आप बहुत ज़्यादा सपने में भगवान देख रहे हैं, मंदिर देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उनको स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत है। उनकी कुछ ऐसी चीज़ है जो अधूरी है, जिसको पूरा करने की ज़रूरत है और कहीं न कहीं वो भगवान उनको कहीं न कहीं एक तरीके से उस चीज़ सपने को एक माध्यम बना के उन तक ये मैसेज पहुँचा रहे हैं। इसका ये अर्थ होता है। यशी जी, मेरा एक सवाल है कि क्या जो सपने लोगों को आते हैं, उन सपनों के आधार पे वो अपने भविष्य के बारे में कुछ जान सकते हैं? जी, बिल्कुल जान सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि मैंने जैसा पहले भी बताया कि सपने जो होते हैं वो एक माध्यम होते हैं हमें किसी चीज़ के बारे में जताने का, ठीक है? आदमी यदि कोई सपना देख रहा है और जैसा मैंने बताया कि 1 नंबर से 9 नंबर वालों को ऐसे-ऐसे सपने आ सकते हैं। यदि वो ऐसा कोई सपना देख रहे हैं और उसमें वो शुभ सपना देख रहे हैं, है ना? तो इसका मतलब है कि उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई ग्रोथ, उनकी ज़िंदगी में कोई ना कोई डेवलपमेंट आ रहा है, ठीक है? वहीं वो कोई अशुभ सपना देख रहे हैं, तो वो सपना देख के कम से कम ये समझ सकते हैं कि ये चीज़ मेरे साथ आगे घटने वाली है, तो वो उस चीज़ पे थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं। क्योंकि देखिए, होने को कोई नहीं टाल सकता, जो होना है वो तो होगा, वो तो होके ही रहेगा। लेकिन क्या होता है कि हम जब हमें ये पता है कि ये चीज़ होनी है, तो हम उस पे थोड़ा-सा उस चीज़ को सुधार कर सकते हैं, हम उस पे थोड़ा-सा ध्यान रख सकते हैं। बहुत छोटी-सी बात है कि देखिए, महाभारत में श्री कृष्ण ये जानते थे कि उनके लिए दाएँ हाथ का काम है। हाथ भी छोड़िए, उनके लिए एक चुटकी का काम है कि वो पूरी महाभारत नहीं रचने देंगे और वो जिता देंगे, है ना? लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उनके पास क्या है जो नहीं है उनके पास? देखिए, वो तो मतलब कहते हैं ना, पालनहार हैं, वो तो जो चाहें वो कर सकते हैं। आज भी अगर वो मतलब इतना कलयुग ऐसा हो रखा है, भगवान के लिए इतना लोग वो कर रहे हैं। कोई भी भगवान यदि चाहें तो वो कुछ भी कर सकते हैं। वो हमारी तरह नहीं है कि वो सोचने पे जाएँगे। लेकिन उन्होंने महाभारत में ऐसा नहीं किया, जबकि वहाँ पे भी बहुत से अच्छे-अच्छे लोग मौजूद थे। लेकिन फिर भी कृष्ण के पास बहुत सारी ताकतें थीं और सब ये जानते थे कि वो सारथी हैं और वो सही का ही वो करेंगे। वो चाहते तो अपनी पावर्स का मिसयूज़ भी कर सकते थे। बिल्कुल। वो जो हमें एक चीज़ सिखाते हैं ना, वो हमें ये सिखाते हैं कि लाइफ में ना कई बार जो कर्म है और कई बार जो चीज़ें हैं वो करनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करोगे आपको समझ नहीं आएगा। एक ज़िंदगी बिना स्ट्रगल की ज़िंदगी नहीं है। अगर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ ही होंगी, आपकी ज़िंदगी में लग्ज़री ही होगी, आपकी ज़िंदगी में सब कुछ वही होगा जो आप चाहते हो, तो आपकी जो एक कहते हैं ना एक ईगो, आपकी जो एक किसी चीज़ को पाने की इच्छा, वो बढ़ती ही चली जाएगी। क्योंकि कोई एंड नहीं है ह्यूमंस का किसी चीज को पाने का। ह्यूमंस हैव दिस माइंडसेट कि आज हमारे पास, मान लीजिए मैं हूँ, मेरे को आज आईफोन मिल गया तो मेरे को अब ये होगा कि मेरे को अब ये वाला आईफोन चाहिए क्योंकि ये वाला तो पुराना हो गया है। हम उस चीज के लिए कभी थैंकफुल नहीं होते भगवान को कि आपने हमें जो दिया है वो बहुत 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 सुंदर दिया है। शायद आज आप और मैं यहाँ बैठे हैं, बात कर रहे हैं, ये हमारा कोई ना कोई पिछले जन्म का कर्म है जिसकी वजह से हम आज बैठे हैं और हम यहाँ बात कर रहे हैं। लेकिन अब वहीं पे हम जो कर पा रहे हैं या हम जैसे जी पा रहे हैं, हम उसके लिए धन्यवाद अक्सर बहुत से लोग नहीं करते हैं।
है ना? भगवान किसी न किसी चीज़ को माध्यम बनाते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो माता-पिता हमारे माध्यम होते हैं उस चीज़ को समझाने का। जब हम बड़े होते हैं तो हमारी ज़िंदगी माध्यम सबसे बड़ी होती है उस चीज़ को समझाने का, क्योंकि हमारी ज़िंदगी में जब कष्ट होता है तब हम बहुत सी चीज़ें सीखते हैं और तभी हमें भगवान की याद आती है। इसी तरीके से भगवान के लिए सपना भी एक माध्यम है हमें बहुत सी चीज़ें सिखाने का। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कैसे समझ रहे हैं और हम उसको कैसे अपनी ज़िंदगी में दर्शा रहे हैं। जी। तो ये तो हमने सपनों की बात कर ली, लेकिन मैं थोड़ा सा सामुद्रिक शास्त्र की तरफ जाना चाहती हूँ और मैं जानना चाहती हूँ कि किसी के भी शरीर पर तिल होना उसके जीवन में कैसे संकेत देता है और कैसे वो प्रभाव डालता है। देखिए जो तिल होते हैं ना, जो तिल आपकी मतलब आप जब पैदा हुए हैं तब से आपके साथ है। बेसिकली तिल उन्हीं की लाइफ में होते हैं, मतलब उन्हीं व्यक्ति के होते हैं जो उनका कोई ना कोई पास्ट कर्म उनके साथ वापस लौट के आता है। ठीक है। और तिल कहीं ना कहीं आपको बहुत सारे कर्मों से भी आइडेंटिफाई कराता है। ठीक है। तिल हमारी जो बॉडी में होता है, सामुद्रिक शास्त्र के हिसाब से हर तिल का कोई ना कोई सिग्निफिकेंस होता है। और कहीं ना कहीं हर तिल हमें कुछ ना कुछ सिखा, मतलब कुछ ना कुछ दर्शाता है हमारी पर्सनैलिटी के बारे में। ठीक है। हो सकता है कि पिछले जन्म में मेरे इस हाथ पे तिल था, इस जन्म में भी मेरे इस हाथ पे तिल है। तो हो सकता है कि कहीं न कहीं मैं पिछले जन्म में जैसी दिखती थी, सिमिलैरिटीज़ कहीं न कहीं आज वहाँ हो सकती है, मेरी पर्सनैलिटी में कोई ना कोई चीज़ हो सकती है। कई बार ये भी होता है कि हमारे माता-पिता के, जैसे मान लीजिए मेरी, मतलब मैं एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ, ऐसा है नहीं। जैसे मान लीजिए कि मेरी मम्मी के हाथ पे तिल है और मेरे भी हाथ पे तिल है, तो वो कहीं न कहीं आइडेंटिफ़ाई कराएगा कि मेरी और उनकी कुछ चीज़ें कॉमन हैं। है ना? तो तिल बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी को शो करता है। वो आपकी स्ट्रक्चर, आपकी कैरेक्टरिस्टिक्स को बताता है। तो तिल जो होता है उससे स्वभाव का भी पता चलता है। बिल्कुल पता चलता है। किसी के दाहिने गाल पे तिल होना किस बात का संकेत होता है? देखिए ये शुभ माना जाता है और ये कहीं न कहीं अट्रैक्शन, ब्यूटी, कहीं न कहीं थोड़ा-सा चार्मिंग नेचर, थोड़ा-सा लॉयल और ब्यूटी को, उनकी अच्छी पर्सनैलिटी को, उनकी ग्रोथ को, इन सब चीज़ों को दर्शाता है। और वहीं किसी के बाएं गाल पे अगर तिल है तो कैसे होता है? वो व्यक्ति थोड़ा-सा डरा हुआ ज़्यादा रहता है, थोड़ा-सा स्ट्रिक्ट ज़्यादा होता है। वो व्यक्ति चीज़ों को जल्दी से समझता नहीं है, वो व्यक्ति जल्दी से चीज़ों को परेशान हो जाता है चीज़ों को लेकर। वो व्यक्ति बहुत ज़्यादा सोच-विचार करता है, ओवरथिंकर बहुत ज़्यादा होता है और सुंदरता भी ठीक-सी रहती है। और किसी की बाएं हथेली पे अगर तिल होता है तो वो धन का संकेत होता है या फिर किसी आर्थिक परेशानी का? यदि लेफ्ट हैंड पे तिल होता है तो कहीं न कहीं वो ये दिखाता है कि उनकी ज़िंदगी में पैसा आएगा लेकिन टिकेगा नहीं। पैसा कहीं न कहीं किसी ऐसी चीज़ में खर्च हो जाएगा जो कि मतलब उनके यूज़फुल नहीं है, बेतुक की चीज़ में, ये रहता है। आपने देखा होगा किसी किसी की नाक पर तिल होता है। नाक पर तिल होना सौभाग्य की निशानी होता है या फिर कोई हानि की? देखिए जिनकी नाक पे तिल होता है ना, उनकी क्या आदत होती है कि वो हर बात पे अपनी नाक, मतलब अपने आप को घुसेड़ लेते हैं। हर चीज़ में वो अपने आप को बहुत ज़्यादा वो करते हैं कि मैं, मतलब उनमें मैं थोड़ी ज़्यादा होती है। ऑल्सो कहते हैं ना, वो इंग्लिश में कहते हैं डोंट पोक योर नोज़, है ना? तो वही जिनकी नाक पे तिल होता है, लोग बड़े अच्छे होते हैं, क्यूट होते हैं, अच्छे स्वभाव के होते हैं, लेकिन उनकी आदत होती है कि वो ना जैसे पंचायत में बहुत ज़्यादा अपने आप को शामिल रखते हैं। वो हर चीज़ में ध्यान रखते हैं कि अच्छा इधर क्या हो रहा है? अच्छा ये गली मोहल्ले में क्या हो रहा था? अच्छा इस चीज़ का, मतलब उनको ना बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रहता है कि वो ना हर कन्वर्सेशन को अपने साथ जोड़ के उस कन्वर्सेशन को करना पसंद करते हैं। कोई ये कह रहा होगा कि अरे बगल में ना ऐसे-ऐसे हो गया था, तो वो अपने आप को भी कंसिडर कर लेंगे। अच्छा कल को तो मेरे साथ ऐसा हो जाएगा फिर? तो आपकी बात नहीं हो रही, नॉर्मल व्यक्ति की बात हो रही है, लेकिन आप अपने आप को भी उसमें घुसेड़ रहे हो। ये। किसी की गर्दन पे तिल होता है तो उनका स्वभाव कैसा होता है और उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहता है? देखिए यदि किसी की गर्दन पे तिल होता है तो सबसे पहले तो उनका जो स्वभाव है, उनका स्वभाव थोड़ा चिड़चिड़ा सा रहता है, वो थोड़े मूडी होते हैं। वो, उनकी आवाज़ बड़ी अच्छी होती है और वो ना कम्युनिकेटर बड़े अच्छे होते हैं। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। मैंने जैसे बताया कि वो कम्युनिकेटर अच्छे होते हैं, तो दे आर लाइक कि ठीक है, वो अपनी बात को ना बहुत जल्दी अपने पार्टनर के सामने एक्सप्रेस कर देते हैं। वो बहुत जल्दी उनको बता देते हैं। तो फिर परेशानी इतनी नहीं रहती है उनके वैवाहिक जीवन में।
छाती पर तिल होना महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग होता है, एक जैसा होता है? महिलाओं और पुरुषों के लिए, दोनों के लिए एक जैसा होता है। और जिनकी छाती पर तिल होता है, मोस्टली देखिए, ये ऐसी चीज है कि यदि उनकी छाती पर तिल है तो हो सकता है कि उनकी मृत्यु जल्दी हो जाए, कम उम्र में हो जाए। पैर के तलवे में तिल होना यात्रा का संकेत होता है। कहते हैं कि पैर में अगर तिल है तो वो व्यक्ति बैठेगा नहीं। जी, यदि पैरों के बीचों बीच तिल है तो इसका मतलब है कि वो व्यक्ति बिल्कुल भी ठहराव नहीं रखेगा। आज अगर कहीं से आया, कल कहीं चला जाएगा, फिर आया। और वो व्यक्ति काम में बहुत अच्छा होता है, उसे काम में ही बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलती है और काम में उसकी बहुत ज़्यादा चीज़ें बढ़ती हैं। जिन लोगों के कान पर तिल होता है वो लोग कैसे होते हैं? सुनने में कच्चे होते हैं वो लोग। हम्म। उनकी ना मतलब उनके क्या रहता है कि वो किसी भी चीज़ को गहराई से नहीं सुनते हैं। जिनके कान पे तिल होता है वो सुंदर बहुत होते हैं। वो अपने आप को, अपनी पर्सनैलिटी को बड़ा मेंटेन करके चलते हैं। मतलब ऐसा है कि अगर बालों को आज डाई करना है तो करना है। आज कहीं बाहर जाने से पहले बहुत ज़्यादा अपने आप को दिखाना है तो दिखाना है, अपने आप को सुंदर जताना है तो जताना है। लेकिन वहीं पे सुनने के कच्चे रहते हैं। विश्वास भी वो लोग ऐसे लोगों पे करते हैं जो बिल्कुल भरोसे के काबिल ही नहीं है। किसी के होठ पर अगर तिल होता है तो वो आकर्षण की निशानी होता है। ब्यूटी तिल कहलाता है वो, है ना? तो यदि किसी के होठ पे तिल है, मतलब यहाँ कहीं पे या कहीं पे भी होठ पे तिल है, तो इसको ब्यूटी का दर्शाता है कि वो व्यक्ति बहुत सुंदर होगा। और सिर्फ सुंदरता उसके चेहरे से ही नहीं होगी, वो मन से भी बहुत सुंदर होगा, वो बहुत साफ दिल का होगा, बड़ा प्यारा सा व्यक्ति होगा। पीठ पर तिल होना कैसे संकेत देता है? पीठ पर तिल होना बेसिकली ये बताता है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने हेल्थ में थोड़ा परेशान रहेगा, उसको हेल्थ की परेशानियां रहेंगी। और पीठ पे जिसके तिल होता है वो कहीं ना कहीं थोड़ा स्ट्रेस बहुत ज्यादा लेता है। कहते हैं पिछले जन्म से भी जुड़ा हुआ होता है। पीठ के बीचों बीच यदि तिल है तो जी, किस बात का संकेत होता है? कि आपके पिछले जन्म से आपका कोई ना कोई संकेत होता है, कोई ना कोई ऐसी चीज होती है जो इस जन्म में भी, या कोई ना कोई ऐसा व्यक्ति होता है जो इस जन्म में भी मिलेगा और पिछले में भी मिला था। जी। और किसी के शरीर पर ज्यादा तिल नहीं है लेकिन अचानक से उसे तिल आने लगते हैं, तो ऐसा क्यों होता है? देखिए, मैंने जैसे आपको स्टार्टिंग में बताया, तिल के आने का कहीं ना कहीं कारण होता है कर्म, ठीक है? और कर्म से संबंधित चीजें होती है। यदि किसी के तिल बहुत ज्यादा आ रहे हैं तो इसका मतलब है कि उसके कर्म की साइकिल बढ़ती जा रही है और वो अगला जन्म लेके दोबारा आएगा। ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनके तिल नहीं है, लेकिन इसका ये मतलब है कि उनका अब अगला जीवन नहीं होगा। मतलब वो इसी जन्म में अपना कर्म करके, उसका भुगतान करके ही मोक्ष प्राप्त करेंगे। किसी को तिल होता है काले कलर का, किसी को ब्राउनिश होता है, किसी को रेडिश होता है, लेकिन अगर किसी का ब्लैक तिल बाद में कलर बदलने लगता है तो ये किस बात का संकेत होता है? देखिए, यदि पहली बात तो ऐसा होता है कि तिल यूजुअली कलर नहीं चेंज करता। यदि कोई काला तिल है तो वो रेडिश तिल में नहीं जाता, रेड कलर का तिल अलग रहता है, ठीक है? रेड कलर का तिल पहली बात तो बहुत रेयर होता है और वो कहीं ना कहीं शुभ और अशुभ दोनों संकेतों में माना जाता है, ठीक है? लेकिन उसकी भी एक अलग थ्योरी है। अब अगर आप बात करें कि यदि किसी को काला तिल है तो काला तो नॉर्मल तिल माना जाता है जो कि कलर नहीं ज्यादातर बदलता है। जी। किसी के माथे पर अगर तिल हो तो कहते हैं कि उसे राजयोग मिलेगा, लेकिन ऐसे व्यक्ति राजा हो ये भी सच नहीं है, तो क्या मतलब होता देखिए, है? हमेशा ऐसा नहीं होता कि राजयोग मतलब राजा बनना ही होता है। राजयोग ये भी होता है कि वो व्यक्ति बहुत ज्यादा ध्यान रख रहा है, क्योंकि राजा अपने पूरे जो उनके साथ लोग हैं ना, उनका बहुत ध्यान रखता है, ठीक है? यदि किसी के माथे पे तिल है ना तो वो बहुत ज्यादा सोच समझ के चलता है और वो ऐसा होता है कि वो सबको साथ लेके चलता है, वो सबका ध्यान रख के चलता है, वो सबकी चीजों को समझ के चलता है। ऐसा नहीं होता कि अकेले ठीक है। और राजयोग में वो फ्यूचर में हो सकता है। देखिए, वहां पे फिर वही बात आती है कि आप उसकी कुंडली या आप उसकी चीजें चेक करवाइए तो पता चलेगा कि कौन सा ग्रह बैठा है जिसकी वजह से उसका राजयोग कब निकल के आएगा। वहीं पे मान लीजिए माथे पे तिल है लेकिन सूर्य नीच का बैठा हुआ है और वो भी अब किस घर में बैठा है ये भी तो देखना पड़ेगा। यदि वो लाभ नहीं दे रहा तो ये उसकी तिल की गलती नहीं है, ये उसके ग्रह में भी परेशानी है। वहीं वो अपने ग्रह को ठीक कर ले और फिर देखिए उसका राजयोग। पर राजयोग सिर्फ बैठ के खाना और ऑर्डर देना ही नहीं होता, दूसरों की ध्यान रखना भी होता है। वो भी एक राजा का कर्तव्य है। किसी के बाएं कंधे पर तिल होना किस बात का संकेत होता है? ये मेल और फीमेल्स में?
देखिए, दोनों के लिए एक ही बात है कि यदि हुँ, बाइने कंधे पे उनके तिल है, तो इसका मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं, हुँ, वो अपना काम स्वतः करना पसंद करते हैं, वो अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, हुँ, वो अपने काम पे बहुत ज़्यादा फ़ोकस रहते हैं और उनके जीवन में थोड़े संघर्ष ज़्यादा हुँ, उनके ऊपर बोझ मतलब थोड़ा ज़्यादा रहता है। हुँ। किसी की आँख पर तिल होना किस बात का संकेत होता है? देखिए, यदि किसी की आँख पे तिल होता है तो एक तो वो ये दिखाता है कि वो बहुत सुंदर है, उसकी मतलब आँखें बहुत ज़्यादा सुंदर होंगी। हुँ, एक उसके नज़रिए को बताता है कि वो बहुत किस तरीके से चीज़ों को देखता है, किस तरीके से चीज़ों को करता है, नज़रिया। हुँ, इसी के साथ-साथ किसी की आँख पे तिल होता है तो वो कहीं न कहीं उसकी थिंकिंग को और उसकी पर्सनैलिटी को भी शो करता है। हुँ। जी। तो हमने बात शुरू की थी टैरो से और फिर वापस से हम टैरो पे आ जाते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि टैरो कार्ड क्या किसी की मौत के बारे में भी बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। किसी के जन्म के बारे में भी बता सकते हैं और किसी की मृत्यु के बारे में भी हुँ, बता सकते हैं कि यदि अभी कोई जन्म ले रहा है, हुँ, तो वो लड़का होगा कि लड़की। और वो ये भी बता सकते हैं कि ये व्यक्ति अब कितने समय में जाने वाला है। लेकिन ये एक रूल है हुँ, जो कि हम कभी डिस्क्लोज़ नहीं करते। हुँ, चाहे हम जानें, चाहे हम नहीं जानें। मतलब आप ये मान लीजिए मेरे पास इसी से संबंधित 2 स्टोरियाँ हैं। हुँ, पहली ये थी कि मेरी एक स्टूडेंट है, वो मेरे से टैरो करवाई थी, उनका भी और उनके हस्बैंड का भी, हुँ, ठीक है? अ, आप ये मान लीजिए कि उस समय जब मैं उनकी रीडिंग कर रही हूँ, तो मैंने उनको ये बात बोली कि मुझे कहीं न कहीं दिखता है कि आप अब कोई बेबी प्लान करेंगे, ठीक है? हुँ, उन्होंने मुझे साफ बोला कि नहीं, 2.5 साल, 3 साल हम लोग अपनी ज़िंदगी जीना चाहते हैं, हम यहाँ जाना चाहते हैं, हम वहाँ जाना चाहते हैं, हम खुद अभी बच्चे हैं, ऐसे उनके वर्डिंग्स थे। आप मानेंगे नहीं कि उनकी रीडिंग करने के कुछ ही टाइम बाद मुझे उनसे ही ये पता चला कि वो कंसीव कर चुके हैं। ठीक है? हुँ, अब आप ये देखिए कि मैंने उनको उस समय भी ये चीज़ बताई थी और उन्होंने मेरी बात को डिसएग्री किया था। उन्होंने कहा था कि आपके कार्ड शायद गलत चीज़ बोल रहे हैं। बट मुझे हमेशा इस चीज़ का विश्वास रहता है, हुँ, यदि मेरे कार्ड्स ने कह दिया कि ये है, हुँ, तो ये है। इसी प्रकार से मेरे एक रिलेटिव थे, हुँ, वो अस्पताल में थे। बहुत दिन से उनकी टैरो करना था कि यार अब वो बचेंगे, अस्पताल से ठीक होके घर आएँगे या नहीं आएँगे। वो मेरे बहुत, बहुत, बहुत ख़ास, मतलब लाइक माय फादर टाइप्स ऐसे थे। पता नहीं क्या हो रहा था कि किसी न किसी चीज़ की वजह से मैं उनका टैरो नहीं कर पा रही थी। कोई चीज़ थी जो मुझे बार-बार रोक रही थी उनका टैरो करने के लिए। जिस दिन मुझे उनका टैरो करने को मिला, हुँ, मतलब ये मान लीजिए मैंने सुबह उनका टैरो किया है और उसी के कुछ समय बाद उनकी डेथ हो गई। जबकि मैंने उसमें ये देख भी नहीं पाई थी ढंग से कि मतलब वो रहेंगे, नहीं रहेंगे। लेकिन आप ये देख लीजिए कि मतलब टैरो में इतनी पावर है कि वो उस चीज़ को घटित कर देती है। हुँ, ऐसे ही एक और चीज़ है कि मेरी एक और स्टूडेंट थी, अब तो वो ख़ैर नहीं है मेरे बैच में, बहुत टाइम पहले की बात है। उन्होंने ना, मैंने ये स्टोरी बहुत जगहों पे शेयर भी करी है, लेकिन मैं आपके इधर भी बताती हूँ कि उन्होंने ना मेरे से टैरो सीखा। सीखते टाइम मैंने उनको ये चीज़ क्लियरली बोली थी कि आपको किसी की रीडिंग नहीं करनी है जब तक आप खुद अच्छे से रीडिंग नहीं करने लग जाते हो। हुँ, उन्होंने क्या किया, वो प्रेग्नेंट थे और उन्होंने रीडिंग कर दी किसी की, जबकि मैंने उनको इस चीज़ के लिए मना किया था। आप ये मानिए कि वो रीडिंग करने से पहले वो डॉक्टर को दिखाई के आई हैं और डॉक्टर बोले कि सब कुछ एकदम सही है, बेबी हेल्दी है, सारी चीज़ें ठीक है। चा 5 महीने का बच्चा होगा। हुँ, वो रीडिंग करी, उसमें एक ऐसा कार्ड खुला, डेविल का कार्ड, जो कि सच में अच्छा नहीं माना जाता है, वो भूत, प्रेत, पिशाच और इन सबको आइडेंटिफ़ाई कराता है। वो दिखा के आई हैं और उसके नेक्स्ट दिन ही उनका मिसकैरेज हो गया। अब लोग ये मानते हैं कि ये एक ऐसे ही हो गया, लेकिन मैं ये मानती हूँ कि ये उस कार्ड ने किया है। हुँ, क्योंकि वो जो कार्ड है और वो जो डेविल है, जब भी वो कार्ड ऐसे व्यक्ति में खुलता है ना, तो वो उस व्यक्ति की उस चीज़ को ले जाता है जो उसकी बहुत ख़ास होती है। हुँ, इसीलिए कहते हैं ना कि टैरो यदि आप अपने पास रख रहे हो तो आप ये मत समझो कि सिर्फ़ वो एक कार्ड है और वो पत्ते हैं, वो नहीं है। लोग उसको मेंटालिटी में ये बना रखे हैं कि वो तो एक पत्ते हैं, उससे हो ही क्या जाएगा? हुँ, लो आओ हम देख लेते हैं। वो पत्ते नहीं हैं, वो एक इंसान का हृदय है। मेरा टैरो मेरा हृदय है और अगर मेरा हृदय ही मेरे बॉडी से हटा दोगे तो ये सब कुछ खत्म है, इसका कोई हुँ, रोल ही नहीं है, क्योंकि उसी से सब कुछ चल रहा है। हुँ, इसी तरीके से टैरो भी हृदय है और उसमें अच्छे कार्ड भी हैं और ऐसे कार्ड भी हैं जो बुरी चीज़ों को दर्शाते हैं, मतलब भूत, पेश, पिशाच, गण सबको दर्शाते हैं। हुँ, हम उसको कैसे रख रहे हैं वो हम पे है। वो हुँ, कार्ड मेरे पे भी इफ़ेक्ट कर सकता है अगर वो चाहे। अगर हुँ, आज मैंने मेरे कार्ड की बुराई कर दी या मैं मतलब मेरे कार्ड को ऐसी जगह छोड़ दी जहाँ पे आस-पास बाथरूम है, गंदगी है, तो मेरे कार्ड मेरे पे बुरा असर करने लग जाएँगे। जो मैंने शुरुआत में आपको बताया विच रीडिंग, वो कैसे होती है? वो ऐसे ही होती है। हुँ, लोग उसको आपने एक नेटफ्लिक्स पे मूवी आई थी टैरोट, आपने हुँ, देखी है? नहीं, नहीं देखी। आप उसको ज़रूर देखिएगा और आपके ऑडियंस में से भी जिसने नहीं देखी उसको ज़रूर देखें। हुँ, वो पता है क्या था? उस मूवी में जो कार्ड वो रीडर खोलती थी,
वही उस व्यक्ति के साथ होने लग जाता था। मान लिया मैंने आपके लिए कार्ड खोला और मैंने ये देखा कि अब आपकी आगे जाके इस चीज के द्वारा मौत होगी, तो वो कार्ड में जो बना हुआ आ रहा है ना, वही आपकी मौत के पीछे का कारण था। एंड दिस इज द फैक्ट ऑफ दैट स्टोरी। और वो स्टोरी आप उसके बारे में पढ़ेंगे तो वो स्टोरी आपको ये समझाएगी कि वो स्टोरी सिर्फ स्टोरी नहीं है, उसने वो कहीं ना कहीं किसी चीज से ली है और फिर वो कहानी बनाई है। मतलब टैरो मजाक नहीं है। जो लोग मजाक समझते हैं, जो लोग कर रहे हैं ना मजाक में, मैं तो रीडर्स को भी कहती हूँ, जो लोग ऐसे एप्स पे बैठे हैं और वो बैठ के बस कुछ भी यूं यूं कर देते हैं, उसको ताश के पत्तों की तरह शफल करते हैं जैसे वो कोई गेम हो खेलने का। पर आप नहीं जानते कि वो आपकी जिंदगी में आने वाले टाइम में क्या कर देंगे। वो आपकी जिंदगी को ऐसा खेल बना देंगे ना कि आप खुद खेलते रह जाओगे। ये एक ऐसी हर शिक्षा, नॉट ओनली टैरो, अकल्ट साइंस में कुछ भी हो, वो जितना आसान दिखता है ना वो इतना आसान है नहीं। जो उसको कर रहा है ना उसके बारे में सोचो कि उस पे क्या बीतती है, वो कैसे कर पा रहा है उसको। कहते हैं ना कि आप अगर यदि भगवान को साक्षात देख लें तो आप उनके नाखून बराबर भी सुंदरता नहीं रखते हैं और आप उनको देख नहीं सकते, उनमें इतनी चमक है। आप मतलब आप अंधे हो जाएंगे या आप खत्म ही हो जाएंगे। तो आप ये सोच लीजिए कि जब उनमें इतनी चमक है तो ये पावर्स में कितनी चमक होगी। ये भी तो उन्हीं से उठ के आई हैं, तो इनमें भी चमक है। और जब इनमें चमक है तो आपको अपने आप को इतना अच्छा शीशा बनाना है कि जब आप उनको देखें ना तो वो आपको मजबूत रखे। तो इसलिए इन चीजों का दुरुपयोग नहीं करना है। मतलब वो जो कार्ड है वो बहुत से रीडर खोल लेते हैं, लेकिन वो कार्ड कहीं ना कहीं नेगेटिविटी को शो करता है। जी। टैरो रिलेशनशिप भी बता सकते हैं? जी, अगर किसी का रिश्ता टूटने वाला है तो ये टैरो बता सकता है बिल्कुल कि बता रिश्ता सकते हैं, टूटने वाला है। बिल्कुल बता सकते तो हैं। टैरो और ज्योतिष में क्या फर्क होता है? देखिए, ज्योतिष से ही टैरो निकला है। टैरो में कार्ड्स होते हैं, उन कार्ड्स में हर कार्ड की अपनी राशि है, हर कार्ड का अपना नंबर है, जो कि ज्योतिष में भी हाउसेस का नंबर है, राशियां हैं, सेम टैरो में है। इसी प्रकार से आप ये देख लीजिए कि टैरो में नंबर्स हैं, ठीक है, उसमें भी नंबर्स हैं। टैरो एस्ट्रोलॉजी से ली हुई चीज है। कहते हैं ना कि फॉरेन से आई है, ये है वो है, वो तो फॉरेन की स्टडी है। ऐसा कुछ नहीं है, सब यहीं का था। लेकिन यहाँ से हम लोगों से ज्यादा उन लोगों ने उस चीज को ले लिया और उसको अडेप्ट कर लिया, इसलिए वो वहां पे आज ज्यादा चल रहा है, जबकि वो है यहीं का। तो टैरो और ज्योतिष में पावरफुल कौन है ज्यादा? जितना ज्योतिष काम करता है उतना ही पावरफुल तरीके से टैरो काम करते हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि आपकी ऑडियंस जितना जानती है या नहीं जानती, पर जैसे अब मेरी मम्मी एस्ट्रोलॉजर है, ठीक है। मेरी मम्मी जो एस्ट्रोलॉजी करती हैं और जो बताती हैं कुंडली, ये आप अपना प्रैक्टिकल आप करके भी देख लीजिएगा। आप उनसे जो आप दिखा के आइएगा कुंडली, ठीक है, फिर आप मुझसे टैरो कराइएगा, एक ही दिन में कराइएगा। दोनों का मिलान भी मत कराइएगा मेरा उनका, ताकि हम बैठ के बात कर सके। जो वो आपको ज्योतिष से बताएंगी वही सेम चीज मैं आपको टैरो से बताऊंगी, और ये प्रैक्टिकली हो रखा है हमारे साथ। वो जो ज्योतिष से बताती हैं मैं वही टैरो से बताती हूँ। तो ये कहते हैं ना कि जो कर रहा है उसकी बात है कि उसके अंदर कितनी ऊर्जा है। आज आप मुझे कहोगे कि आप कुंडली पढ़ लो, कुंडली के बारे में बता दो, मैं नहीं बता सकती, क्योंकि मुझे एक तो उसमें इतनी रुचि नहीं है, और अगर मुझे रुचि है भी तो मेरे को ऐसा है कि मेरे से वो चीज अडेप्ट नहीं होती इतनी जल्दी। लेकिन मेरे को आप टैरो में कुछ भी दे दो, कैसा भी दे दो, मैं करने को तैयार हूँ। जी। तो टैरो से पिछले जन्म के बारे में भी जाना जा सकता है? बिल्कुल जाना कैसे जा सकता है। कनेक्ट करते हैं कि अगर कोई पिछले जन्म के बारे में जानना चाहता है तो कैसे आप टैरो से बताते हैं देखिए, उनको? टैरो में एक मेथड होता है जिसकी मदद से आप ये जान सकते हैं कि वो व्यक्ति पिछले जन्म में क्या था, उस व्यक्ति ने पिछले जन्म में क्या कर्म किए हैं, वो व्यक्ति पिछले जन्म में किस तरीके से रहा है, उस व्यक्ति ने कितने पिछले जन्म में क्या पाया है, क्या खोया है, सब कुछ। जी। और यशी जैसे ना हम टैरो करा रहे हैं बार बार, तो एक ही सवाल का हम बार बार टैरो करा रहे हैं, उस सवाल के बार बार कराने के बाद भी परिणाम अलग अलग हो सकते हैं। एक बार हमें कुछ और जवाब मिलता है, बिल्कुल दूसरी मिल बार सकता है, बिल्कुल, ऐसा क्योंकि क्यों ये होता है? एनर्जीज है। टैरो एनर्जी पे वर्क करता है। हम आज यहाँ जो बैठे हैं, हमारे आसपास सारी एनर्जी और सब कुछ एनर्जी के माध्यम से चल रहा है। इनफैक्ट जो मैं बोल रही हूँ ये भी एनर्जी है। क्यों कहा जाता है कि अच्छे शब्द बोलो और
जितना बोलना है उतना ही बोलो। अपने शब्दों को भी वेस्ट मत करो, क्योंकि वो जाते हैं ब्रह्मांड में, वो घूमते हैं और वो उसी रूप से आके आपको वापस देते हैं। तो अच्छा बोलोगे तो अच्छा मिलेगा, लेकिन वहीं आपने बुरा निकाला तो आपको बुरा ही मिलेगा, कभी ना कभी तो मिलेगा। तो इसलिए जितना हो उतना अच्छा बन के रहो, है ना। क्यों भगवान लोग अपशब्द यूज नहीं करते थे, क्यों भगवान ऐसी चीजें नहीं करते थे, क्योंकि भगवान भी ये जानते थे कि जैसा हम बोल रहे हैं, बोलने की भी एक एनर्जी है, इसी तरीके से टैरो की भी एक एनर्जी है। टैरो का एक टाइम पीरियड होता है, उस टाइम पीरियड तक आप वो रीडिंग कराते हो तो वो वैलिड रहती है। उस टाइम पीरियड के बाद आपको दोबारा करानी होती है उस चीज को देखने के लिए। उस टाइम पीरियड में यदि आपने कर्म अपने सुधार लिए और सही ढंग से कर लिए तो सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर आपने कर्म खराब कर लिए तो चीजें खराब हो जाती है। ये इस तरीके से चलता है। जी, जैसे आपने ना समय की बात की है कि टाइम होता है, तो टैरो कराने का कोई सही समय या कोई सही दिन कौन सा होता है? देखिए, ऐसी बात नहीं है कि उसका कोई दिन होता है या ऐसा कुछ। बस ये है कि टैरो मोस्टली, जैसे मैं एज़ अ टैरो कार्ड रीडर प्रेफ़र करती हूँ कि मैं टैरो करूँ आफ्टर सनसेट्स, क्योंकि रात्रि के समय एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है और मेरे कार्ड्स मून के साथ जल्दी से एनर्जाइज़ कर पाते हैं, तो मेरा प्रेफ़रेंस रहती है कि मैं शाम की बात करूँ। लेकिन अब कोई इमरजेंसी है, कोई चीज़ है, तो आप दोपहर में भी कर सकते हैं। तो ऐसा कोई समय की बाउंडेशन नहीं है, लेकिन रात्रि के समय करेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रहती है। जी। तो टैरो करते टाइम जैसे जब आप टैरो करती हैं तो टैरो कहीं भी नहीं कर सकते हैं, जैसे अभी आपने बताया, उसका एक प्लेस होता है, उसका देखिए एक टाइम होता है, उसकी ऐसे ही करना चाहिए? नहीं, 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 ऐसी बात नहीं है कि उसकी कोई टाइम होता है, टाइम तो ठीक है। और रही बात जगह की, देखिए अब तो बहुत कहते हैं ना कंफर्ट हो चुका है। तो क्या है ना कि टैरो का जो एक बैग होता है उसमें बहुत सी चीज़ें रहती हैं। जब हम अगला पॉडकास्ट करेंगे तो मैं ज़रूर से आपको दिखाऊँगी। टैरो के बैग में बहुत सी चीज़ें रहती हैं, जिसमें उनका अपना, मेरा एक कपड़ा है, मेरे अपनी बिछाने की एक चीज़ है, मेरे अपना उस पे छिड़कने का एक स्प्रे है जिसको मैं छिड़कती हूँ, वहाँ के ऑरा को एनर्जाइज़ करती हूँ, मैं एक कैंडल जलाती हूँ, एक एंजल रखती हूँ। ये सारी चीज़ें हैं जो मैं वहाँ रखती हूँ। भले ही मुझे कहीं भी बिठा दें, मुझे यहाँ भी बिठा दें, लेकिन मैं इस फ्लोर के ऊपर टैरो नहीं करूँगी। पहले मैं अपना वो कपड़ा बिछाऊँगी और उसके ऊपर टैरो करूँगी। जी। इससे क्या होता है? देखिए, क्या होता है कि एनर्जी ना इधर-उधर भटकती है, जाती है। यहाँ की एनर्जी कैसी है, यहाँ हमने कितना पैर रखा है, क्या करा है, क्या नहीं करा है, ठीक है? मेरा जो कपड़ा है वो इतना पावरफुल है। देखिए, पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी जब मिलती है तो वो नेगेटिविटी सबसे पहले कन्वर्ट होती है। तभी तो कहते हैं ना कि आप किसी से अच्छा-अच्छा सुनो, ठीक है? आप उसके अच्छा-अच्छा सुन के 1 घंटे बाद आप ऐसे हो जाओगे, ठीक है यार, अब बस हो गया ना, बहुत बोल लिया। वहीं आप किसी की पंचायत सुनो या किसी की बुराई सुनो, तो आप उसको 2 घंटे भी सुन सकते हो। इतना आपके अंदर एक अलग एनर्जी आ जाती है कि सुन रहे हैं हम उसको। क्यों? क्योंकि वो बुराई है। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिविटी है। आप खुद और आपकी ऑडियंस भी 2.5 घंटे या 3 घंटे कंटिन्यूअसली भगवान के सामने बैठ जाइए। वहीं फ़ोन बजेगा, वहीं भूख लगेगी, वहीं नींद आएगी और वहीं कुछ और करने का मन करेगा। 2.5 घंटे 3 घंटे आप कोई गेम खेल लीजिए। 2.5 घंटे 3 घंटे आप अपने आप को तैयार करने में समय बिता दीजिए। 2.5 घंटे 3 घंटे आप किसी की बुराई करने में या किसी की चुगली करने में व्यक्ति लगा दीजिए। आपको पता भी नहीं लगेगा कि वो 3 घंटे कैसे बीत गए। क्यों? क्योंकि वो ऊर्जा अपन सहन नहीं कर पाते और वो ऊर्जा वो तो हमें खींच रही है कि लो आओ। मेरे कार्ड्स, मेरी एनर्जी, मेरे टैरो की क्लॉथ, ये सारी चीज़ें 3 पॉजिटिव एनर्जी बनाती हैं और यहाँ का ऑरा 1 नेगेटिव एनर्जी बनाता है। जब 3 पॉजिटिव एनर्जी 1 नेगेटिव एनर्जी को बीट करेंगी तो पॉजिटिव एनर्जी ही जीतेगी। तो बस वहाँ से मेरा ऑरा साफ हो जाता है। मुझे नहीं पता ना कि मेरे सामने जो व्यक्ति आ रहा है उसका इंटेंशन कैसा है, वो कैसी एनर्जी लेकर आ रहा है। मुझे उसकी भी एनर्जी को खत्म करना है, लेकिन वो मैं अपनी एनर्जी से करूंगी। और मेरी जो चीजें हैं, मेरा जो माध्यम है, वो देखिए, मैंने आपको अभी बताया था कि मेरे टैरो में कुछ ऐसे कार्ड्स भी हैं जो नेगेटिव एनर्जी को शो करते हैं। अगर मैंने अपने आप को नेगेटिव कर लिया और सामने वाले के ऑरा को नेगेटिव कर लिया और उस ऑरा को नेगेटिव कर लिया, तो मेरे कार्ड्स भी नेगेटिव फॉर्म में काम करने लग जाएंगे। तो मुझे इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि मुझे उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे साफ रखना है। मतलब जो कार्ड्स हैं वो भी एनर्जी को कंज्यूम करते हैं? देखिए, आज ऐसे बहुत से रीडर्स हैं आजकल, वो क्या करते हैं, वो अपने कार्ड सामने वाले को दे देते हैं और उनको कहते हैं आप ही शफल करो और फिर हमें दो। मैंने दिन रात जिस चीज को एनर्जाइज करने में लगाया है, मैं उसको आपको कैसे दे सकती हूँ? आपकी एनर्जी अगर नेगेटिव होगी तो मेरे कार्ड्स तो एक मिनट में खत्म हो गए। तो फिर मैं आपको कैसे दे सकती हूँ?
मुझे यदि अपने कार्ड को एनर्जाइज रखना है तो मुझे अपने आप को एनर्जाइज रखने की ज़रूरत है, तभी वो पॉजिटिव रह सकते हैं। तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आपकी मम्मी एस्ट्रोलॉजर हैं और एस्ट्रोलॉजी में भी धुरंधर है, लेकिन आप टैरो रीडर कैसे बनी? अच्छा, इसकी ये बहुत अलग सी कहानी है। मैंने टैरो कभी सीखा नहीं है, सच बता रही हूँ। मैंने टैरो किसी भी गुरु से नहीं सीखा, किसी भी व्यक्ति से नहीं सीखा। टैरो कैसे आया मुझे नहीं पता, उसको कैसे कर लेती हूँ मुझे नहीं पता। आप मुझे कभी नॉर्मली देखोगे तो आप ये कहोगे कि ये तो अच्छी सी बच्ची है, खेलती है, कूदती है, मस्ती करती है, इसको कैसे आता होगा टैरो। लेकिन जब आप मुझे मेरे प्रोफेशन में देखोगे या उससे रिलेटेड जब देखोगे तो आप ये कहोगे यार इसने कैसे बता दिया, इससे कैसे हो गया ये। मेरे को ना मैं मतलब 16 इयर्स की थी जब मेरी मम्मा भी टैरो करती थी पहले। उन्होंने टैरो तब से छोड़ा जब से मैंने टैरो को लिया। उन्होंने उस दिन से टैरो को छूना बंद कर दिया क्योंकि मैं इस प्रोफेशन में आ गई। जब मैं 16 इयर्स की थी तो मैंने टैरो को ऐसे ही मेरी मम्मी ने बोला कि तू एक बार शुरू कर, समझ तुझे अगर इसमें, देखिए उन्होंने कभी मेरे को फोर्स नहीं किया किसी भी चीज़ के लिए कि तू इस चीज़ को कर ही, ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने मेरी लाइफ, उनको ने मतलब मुझे लाइफ में बस एक माँ की तरह एक सेशन, एक लेसन सिखाया था कि बेटा अपने जीवन में स्वयं ही करना पड़ता है जो करना पड़ता है, ठीक है। भले ही परिवार है लेकिन वो कब तक है, एक समय बाद तो तुमको बाहर निकलना ही पड़ेगा ना। जब शेर या हाथी कोई भी चलता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं, तो अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि वो कर रहे हैं करने दो। तो इसी तरीके से मैंने उनकी इस बात को मतलब गौर में लिया। उस समय क्या था कि मैं रहती कहीं और थी, फिर मेरा शिफ्ट हुआ था कोरोना की वजह से और मैं मेरी मम्मा के पास आई थी। मैंने धीरे-धीरे इस चीज़ को करना शुरू किया था, तब मुझे इसमें इतना इंटरेस्ट नहीं था, तब मुझे थोड़ा ऐसा लगता था कि ठीक है अभी मैं सीख रही हूँ। मैं उससे पहले ना कभी भी बांके बिहारी मंदिर नहीं गई थी, क्योंकि मेरी स्टडीज़ वगैरह चलती थी, मैं बाहर रहती थी, मैं मेरी मम्मा के साथ कम रही, तो मैं 16 साल के बाद ही रहना शुरू करी थी बेसिकली। तो मैं बांके बिहारी जी के मंदिर गई थी, मेरी मम्मा मेरे को लेके गए थे और मैं वो जो कार्ड्स मेरे लिए मँगाए थे, मैं उनको भी ले गई साथ में। वो कार्ड्स उनके चरणों में लगे, मैं उनको लेकर आई। तो ऐसे ही मैं किसी दिन नॉर्मल रीडिंग कर रही थी तो हमारे घर में कोई आया था, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मेरी रीडिंग कर दो, मतलब कोई रिलेटिव ही लगते थे। वो रिलेटिव्स की रीडिंग मैंने करी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन, कि मुझे नहीं पता था उनका नाम क्या है, उनके घर में क्या चल रहा है, उनको क्या है क्या नहीं है। एंड लिटरली मैंने उनको जो भी बताया ना, वो लोग बोले कि ये सब सच है, और उन्होंने मेरी मम्मी को जाके मतलब मेरी तारीफ करी कि इसने तो क्या बताया है यार, मज़ा आ गया। उन्होंने मेरे को उसके बदले 100 रुपए दिए, जो आज भी मैं आपको दिखा सकती हूँ लाइव, सच में इस मतलब आपके ऑडियंस को भी दिखा सकती हूँ। वो लाइव टैरो की मेरे बैग में रखे हुए हैं वो पैसे, वो आज भी मेरे टैरो के बैग में रखे हैं, मैंने उस पैसे को कभी खर्च नहीं किया। ऐसे कुछ 3 पहले लोग थे, एक वो लोग थे, उसके बाद एक और मेरे घर के मेंबर थे जिनने मुझसे टैरो कराया था, और एक और मेरे घर मतलब मेरे घर के ही लोग थे जिन्होंने कराया था। उन तीनों के पैसे आज भी मेरे टैरो बैग में रखे हुए हैं, और वो एनी टाइम आप खोल लो, वो आपको उसमें दिखेंगे। मतलब अगर आप अभी भी मँगा लोगे ना वो बैग, आप कहोगे कि आप एक बार प्लीज़ दिखा दीजिए, वो बैग में आपको पैसे मिलेंगे। एक होता है ना कि यार ये झूठ बोल रही है, ये डाल देगी, वो लाइव कैमरे में चालू करके मैं उसको मँगा सकती हूँ और मैं आपको दिखा सकती हूँ कि वो पैसा रखा हुआ है। मतलब वो मेरे लिए बहुत, वो मेरे लिए पैसा नहीं था, वो मेरे लिए वो करोड़ों लाखों रुपए थे जो किसी को नहीं मिल सकते, किसी को भी। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि हर कोई डॉक्टर बन जाएगा, पढ़ाई करके लॉयर बन जाएगा, साइंटिस्ट भी बन जाएगा, लेकिन वो नहीं बन सकता जो मैं बनी हूँ। क्योंकि वो गिफ्ट जो मुझे भगवान ने दिया है ना, मुझे लगता है मैं उनके स्पेशल बच्चों में आती हूँ जिन्होंने मुझे वो दे दिया। शायद आज मैं वो चीज़ किसी को सिखाने में दे दूँगी, लेकिन वो मैं दे रही हूँ। मैंने तो साक्षात किसी ऐसे एनर्जी से वो चीज़ पाई है जो मतलब मेरे लिए क्या थी। तो मैंने कभी भी टैरो सीखा नहीं, मुझे बस टैरो कैसे ना कैसे, ऑब्वियसली जीन्स की बात है कि मेरी मम्मी इतनी अच्छी एस्ट्रोलॉजर हैं, तो ऑब्वियसली कहीं न कहीं उनका खून तो है ही मेरे अंदर। लेकिन बस मेरे को आ गया। कैसे आया, क्यों आया, ये सब भगवान जाने। ये है। अगर किसी को सपने में टैरो दिखते हैं कि वो टैरो करा रहा है, तो इसका क्या मतलब है? उनको गाइडेंस की ज़रूरत है, उनको स्पिरिचुअली कनेक्ट करने की ज़रूरत है, उनको कहीं न कहीं ज़रूरत है कि वो अपना बॉन्ड बनाएँ कार्ड्स के साथ, इस सब चीज़ की ज़रूरत है। तो द डिवाइन आराधना के इस एपिसोड में हमने बहुत सारी बातें की। हमने टैरो पे बात की,
को लेकर अगर आपके कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट ज़रूर कर दीजिए। मैं उन सवालों के साथ एक और एपिसोड ज़रूर करूँगी और आपके सवालों के जवाब दूँगी। और साथ ही मैंने सपने और आपके शरीर पर तिल, उनका क्या महत्व है, इस पर भी बात की। आपको ये एपिसोड कैसा लगा? अगर इस एपिसोड से आप कनेक्ट कर पाए हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपको कैसा लगा ये एपिसोड हमें ये भी बताइए। और बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, द डिवाइन आराधना के दर्शकों को, हमारे इतने सारे दर्शकों को इतनी सारी बातें उनके बारे में बताने के लिए। थैंक यू। राधे राधे। थैंक यू।